बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 नवंबर और जुमेरात का दिन था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में एक इंतहाई अहम समाअत थी। मैं उस समाअत के अहवाल आपको बताने से पहले दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो कल के दिन में हुई थी वो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें जो पहली डेवलपमेंट है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसके हवाले से है। वहाँ से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और वो कुछ पिटिशनर्स हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने सरदार अब्दुल रज़ाक ख़ान एडवोकेट साहब, हसन रज़ा पाशा एडवोकेट साहब, असफ़ तौफ़ीक एडवोकेट साहब, शेख सुलेमान एडवोकेट साहब के ज़रिए अपनी पिटिशन्स फ़ाइल की थी। और ये पिटिशन्स लगी थी लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं पिंडी बेंच में बैठते जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब के पास। और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने उन पिटिशन्स को काबिल समाअत करार दिया। लेकिन चूँकि जो प्रिंसिपल सीट है लाहौर की वहाँ से जस्टिस जवाद हसन साहब का ने पिटिशन्स इस तरह की जो पिटिशन्स थी वो आपके इल्म में है वो डिसमिस कर दी थी। तो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने ये मामला चीफ़ जस्टिस को भिजवाया है ये कहकर कि मेरा जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने फ़ैसला दिया है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप ये पिटिशन्स आपको भिजवा रहे हैं, आप इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाएं लाहौर हाई कोर्ट का जो इन पिटिशन्स को सुने ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। अब ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जो पिंडी बेंच में बैठते हैं उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब को भेजा है। इसके साथ साथ जो हमारी इंट्रा कोर्ट अपील थी जो 1 नवंबर को फ़िक्स थी और वो फिर कॉज लिस्ट से हटा दी गई थी वो दोबारा से फ़िक्स हो गई है मंडे 8 नवंबर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब की तरफ से भी जो अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के उनको ये पिटिशन्स भिजवाई गई हैं लार्जर बेंच के लिए, तो इनको माइट बी पॉसिबल कि वो इकट्ठा कर दें लार्जर बेंच के अंदर और वहाँ पर फिर इसकी जो है वो समाअत जो है वो होगी। एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरी डेवलपमेंट हुई वो आप लोग आगाह हैं जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, उन्होंने पीएमसी को ये रिकमेंड किया है और डायरेक्शन दी है कि आप जो एमडी कैट है इसको रिकंडक्ट करें और टेप्स कंपनी उसका कोई इससे पहले रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने इस लेवल का बड़ा टेस्ट कंडक्ट किया हो, तो उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, ये एक प्रोसीजर फिर चलता रहेगा और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की इसी की बाज़ गश्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुनाई दी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी तरफ से इस तरह की बात सामने आई है। बहरहाल आज इससे पहले तक जो हेयरिंग थी वो जो हसन रज़ा पाशा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपने दलाइल जारी रखे हुए थे। पिछली हेयरिंग पे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए। तो हाई कोर्ट में ये होता है जज साहब ये कहते हैं कि जो पहले सीनियर वकील हैं वो अपने दलाइल दे दें। तो आज फिर जो एडवोकेट जीएम चौधरी साहब ये भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इन्होंने अपने दलाइल दिए और इन्होंने जो अपने दलाइल का आगाज़ किया वो यहाँ से किया जी के चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है तो उन्होंने मुख्तलिफ यानी जजमेंट्स जो हैं वो पेश की कि एक ही इशू पर अगर किसी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ जाए तो दूसरी हाई कोर्ट उसी इशू पर एक और भी फ़ैसला उन्होंने जारी किया हुआ, यानी उस हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया है। तो इसके हवाले से उन्होंने जो हैं अपनी जजमेंट्स मुख्तलिफ अदालतों की हाई कोर्ट्स की वो पेश की। इसके ऊपर वैसे तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पहले भी कह चुके थे कि लाहौर हाई कोर्ट का अगर फ़ैसला आ भी गया तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम अपना फ़ैसला अपनी समझ के मुताबिक और कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला देंगे। तो अब ये इसके ऊपर उन्होंने अपनी जजमेंट्स पेश की। उसके बाद उन्होंने जो एक्ट का 18 सेक्शन है जो एमडी के टेस्ट के एक ही दिन होने पर बात करता है उसके ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने इसके ऊपर भी जजमेंट्स जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को पेश की और ये कहा कि लॉ की लैंग्वेज के अंदर इस पूरे एक्ट की इस जो है पॉइंट के अंदर इस क्लॉज के अंदर किसी जगह पे भी प्लूरल
का जिक्र नहीं है, यानी एक से ज़्यादा का जिक्र नहीं है, और सिंगल उसकी पूरी लैंग्वेज से ये वाज़ेह होता है कि ये सिंगल जो है टेस्ट की बात की गई है। इसके ऊपर भी उन्होंने हाई कोर्ट की ही मुख्तलिफ जजमेंट्स जो थी सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर जो आके फैसले बाज़ औक़ात होते हैं, वो जजमेंट्स हाई कोर्ट्स की उन्होंने जज साहब को पेश की। इसके बाद एडवोकेट GM चौधरी साहब ने मुख्तलिफ रेगुलेशंस जिनको उन्होंने चैलेंज किया था अपनी पिटिशन के अंदर, उन रेगुलेशंस को उन्होंने पढ़ा और फिर वहाँ पर उन्होंने ये कहा जी कि ये एंट्री टेस्ट है, और जो एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट हमेशा सिलेबस के अंदर से होता है, और इसके लिए उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों की भी एग्जांपल्स दी। चूँकि एडवोकेट GM चौधरी साहब ये इनकी ये PhD भी है और ये एजुकेशन से भी, पढ़ने से भी और पढ़ाने से भी ये वाबस्ता रहे हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो टेस्ट हैं उनकी एग्जांपल्स दी कि जो एंट्री टेस्ट है वो हमेशा सिलेबस के अंदर से होता है, और जो IQ टेस्ट होता है वो जनरल असेसमेंट के लिए होता है कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए क्या इसकी जो IQ लेवल है वो उस तरह का है, वो उसकी असेसमेंट के लिए होता है, उनके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। तो ये जो इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस MD-CAT टेस्ट के अंदर इस साल दाखिल किए थे, ये दरअसल उसके हवाले से वो बात कर रहे थे कि इस तरह के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ असेसमेंट के लिए होते हैं, वो कभी भी उनकी बेस पर मार्क्स नहीं दिए जाते, वो सिर्फ असेसमेंट की जाती है इस बच्चे की कि क्या इसका IQ लेवल इतना है कि ये इस प्रोफेशन के अंदर आ सके। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि एंट्री टेस्ट MD-CAT एक एंट्री टेस्ट है, और एंट्री टेस्ट हमेशा जो है वो सिलेबस में से होता है। इसके ऊपर उन्होंने बात की। इसके बाद साथ ही एक बात और भी शुरू हो गई, और वो बात थी जो कैश प्राइजेज़ PMC वाले कर रहे हैं, और इससे पहले इसकी शायद एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये इतने यानी घबराए हुए हैं कि इन्होंने जो टॉपर्स थे MD-CAT, सो कॉल्ड MD-CAT टेस्ट के, जो फॉल्ट्स और गलतियों से भरा हुआ था, उनमें जो हमारे भाई और बहनें जिन्होंने टॉप किया उनको कैश प्राइजेस दिए। तो इसके ऊपर भी अदालत ने बड़े हैरानी का इजहार किया कि वो पैसे कहाँ से दिए गए हैं, वो लाखों रुपया। उन्होंने बताया जी फर्स्ट जो टॉपर है उसको इतने कैश प्राइज़ मिला है, सेकंड टॉपर को इतना, थर्ड टॉपर को इतना, फिर सूबाई टॉपर्स को इतना इतना मिला। तो उन्होंने कहा ये पैसे कहाँ से दिए गए हैं, क्योंकि जो बच्चों की फ़ी है और वो जो PMC को पेपरा ने ये कर दिया कि वो जनाब वो तो पब्लिक मनी, और पब्लिक मनी को ये अपने इख्तियार के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर उन्होंने बात की। इसके साथ ही जज साहब ने को अहम PMC के वकील को कहा कि ये जो रिज़ल्ट्स के अंदर इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं कि एक बच्चे के 4 रिज़ल्ट कैसे आ सकते हैं, यानी कंप्यूटराइज्ड जब टेस्ट है तो उसका तो एक ही इधर आप सबमिट करें और साथ ही उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एक आधे घंटे बाद रिज़ल्ट आ रहा है, एक 2 दिन बाद आ रहा है, एक 9 अक्टूबर को आ रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आप मुझे अपनी सबमिशन दें कि ये जो उन्होंने कहा इसके ऊपर मेरा बहुत कंसर्न है, ये जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स चेंज हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मुझे आप जो है वो जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। इसके हवाले से बात हुई। फिर एडवोकेट GM चौधरी साहब ने मुख्तलिफ रेगुलेशंस का हवाला देके, चूँकि मैंने पहले भी कहा था हाई कोर्ट में आप एक्ट और कानून के मुताबिक बात करेंगे, आप वहाँ पे फैक्चुअल ग्राउंड बनाकर बात नहीं कर सकते। अगर आपने फैक्ट्स को भी लाना है तो उसको किसी ना किसी कानून के तहत लेके आना, किसी न किसी रेगुलेशन के तहत लेके आना। तो उन्होंने मुख्तलिफ रेगुलेशंस पढ़ी और उसके बाद उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल पे बात की, यानी एक बच्चा जो उसको आसान टेस्ट आ रहा है, एक को मुश्किल आ रहा है, तो ये कैसे असेसमेंट हो सकेगी। अब उसके अगर FSC में दोनों के एक जैसे मार्क्स हैं लेकिन MD-CAT में ऊपर नीचे मार्क्स हो गए, इसका सीधा मतलब ये है कि एक बच्चे को डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट मिला, दूसरे बच्चे को डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट मिला, जिसकी वजह से उनके मार्क्स ऊपर नीचे हुए। फिर उन्होंने इसके ऊपर पहले भी बात हुई है कई दफ़ा उसके अंदर, इस अदालत के अंदर जज साहब के सामने, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए और ये जो एक तरह की और ये बग़ैर असेसमेंट के उन्होंने जनाब ये दे दिए, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि
मुझे पीएमसी के वकील को कि मुझे इस हवाले से सबमिशन दें कि क्या ये कैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए और किस तरीके से आपने किसी बच्चे को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 35 और किसी को 45, यानी 45 नंबर भी बाज़ बच्चों को मिले हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो वो आके हमें मिले भी हैं कि जी हमें इतने मार्क्स मिले हैं, बल्कि वो हमारा शुक्रिया अदा करने आए थे जी कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की एफ़र्ट की वजह से मिले। बहरहाल इसके ऊपर भी वहाँ पर बात हुई, डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर बात हुई कि हर बच्चे को डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा नहीं मिला और एंट्री टेस्ट के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है ताकि आप बेहतर असेसमेंट कर सकें बच्चों की, चूँकि एंट्री टेस्ट है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि एक बच्चे को कोई दे दें, दूसरे बच्चे को कोई दे दें, यानी एक ही वक्त में जो बच्चे साथ साथ बैठे हुए थे उनको भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इनके पास कौन सी ऐसी सलाहियत थी जो इन्होंने वो टेस्ट चेक किए और बच्चों को जनाब इन्होंने जो ग्रेस मार्क्स दिए 5, 10, 15, 20 से लेकर 45 तक, उसका क्या क्राइटेरिया था, इसके ऊपर बात हुई, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब भी तलब किया पीएमसी के वकील से। इसके बाद उन्होंने एक और बात की, वो थी यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वेश्चंस, कि जब एंट्री टेस्ट है इसको भी उन्होंने मुख्तलिफ रेगुलेशंस के साथ जोड़ के और इंटरनेशनली जो एंट्री के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की उन्हें कोर्ट को एग्जांपल्स दी, रिटर्न में कोर्ट को सबमिट भी करवाई कि उन एंट्री टेस्ट के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वेश्चंस होती है। ये नहीं होता कि किसी बच्चे को क्वेश्चन हो रहा है, किसी बच्चे को क्वेश्चन हो रहा है। इससे आप बच्चों को एक पैमाने पे परख नहीं सकते, यानी जिसको आसान टेस्ट आ जाएगा वो बेहतर स्कोर कर जाएगा और जिसको आसान टेस्ट नहीं आएगा वो बेहतर स्कोर नहीं कर सकेगा। अब जिस बच्चे को वो जो AAMC अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में से उस सिलेबस में से ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, उस बच्चे को तो फिर कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। और जिस बाज़ बच्चों को ऐसे भी आए हैं कि उनको कितने कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो गए हैं MCQs। तो अब जिनको रिपीट हो गए हैं, मतलब एक वहाँ पे ये भी बात है कि एक बच्चा है उसको 25 जो है MCQs रिपीट हुए। तो अब जब एक ही बच्चे को 25 MCQs रिपीट होके आ जाएंगे तो उसका तो वो एक ही क्वेश्चन है तो उसके ऊपर उसे जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर ये सारी बात हुई। तो चूँकि अभी तक 2 वकला के हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हुए, 3 के बाकी थे, तो फिर जज साहब ने भी ये कहा जी कि चूँकि हमारे वकील ने कहा जी चूँकि एडमिशन शुरू हो गए तो इसको आप प्लीज़ अगले वीक में ना लेके जाएं, इसी वीक की डेट डाल दें। तो फिर आज चूँकि थर्सडे था तो ऑनरेबल जज साहब ने कल फ्राइडे की डेट डाली है और कल होपफुली इंशाअल्लाह जो हमारे वकला, चूँकि मैक्सिमम चीज़ें पहले 2 वकला कवर कर चुके हैं पॉइंट्स को, अब ये जो 2 हमारे वकील हैं, 3 वकील जो बाकी रह गए हैं एडवोकेट साहिबान, वो इंशाल्लाह कल अपने दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे और पेटिशनर्स की साइड से इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि कल हमारे दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को DB नहीं होती, यानी डिवीज़न बेंच नहीं होता। 11:30 के बाद, ब्रेक के बाद जज साहब DB के अंदर जाके बैठ जाते हैं, डिवीज़न बेंच के अंदर जो 2 जजेस जो सुनते होते हैं। तो कल फ्राइडे को शायद वो नहीं है तो कल ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो हमारे वकला जो हैं वो कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। और वैसे भी इस अदालत ने हम देखा कि बाकी केस जब कॉल होता है बाहर आके वो कॉल करते हैं तो 5 मिनट में अगले केस की कॉल आ जाती है, लेकिन इन सारी हेयरिंग्स में ये तकरीबन 5वीं या 6ठी हेयरिंग मैंने अटेंड की है जाके, इसमें तकरीबन हर हेयरिंग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की हेयरिंग हुई है और ऑनरेबल जज साहब ने बड़े तहम्मुल से तमाम पॉइंट्स को सुना और नोट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पिटिशनर साइड से कल जो हैं फ्राइडे को आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। फिर रिबटल में अगर पीएमसी के वकील ने कुछ कहना होगा तो अगली एक मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मिड ऑफ नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह जो डिसीजन है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन आ जाएगा। तो हम होपफुल हैं इंशाल्लाह, और इसी होप के साथ, उम्मीद और यकीन के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है। हम उन लोगों में अपना शुमार नहीं करवाना चाहते जो जिद्दोजहद करते हुए थक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जिद्दोजहद को करना भी है और हतमी जो है नतीजा लेने तक, और वो हतमी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की होनी है, यानी आखिरी फ़ैसला जो है हमने सुनना है वो सुप्रीम कोर्ट का सुनना है। हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हमारे हक़ में आएँ, हमारे अगेंस्ट में आएँ तो हमने
आगे जाना है और सुप्रीम कोर्ट तक इंशाअल्लाह ताला हमने इस केस को लेके जाना है। जो 2017 के अंदर रिकंडक्ट हुआ था वो 47 दिन के बाद, टेस्ट केस 47 दिन के बाद हुआ था। तो ये 1 अक्टूबर से आज, अभी तो 47 दिन नहीं हुए, 1 अक्टूबर को ये ख़त्म हुए थे और उसके बाद आज 4 नवंबर था, यानी 34 दिन हुए हैं अभी। तो अगर 2017 में 47 दिन के बाद रिकंडक्ट हो सकता है तो अब भी रिकंडक्ट हो सकता है, चूँकि फॉल्ट्स हैं, चूँकि नाइंसाफ़ी हुई है, चूँकि टैक्स कंपनी के सॉफ्टवेयर गलतियों से भरा हुआ था। तो ये एक ग्राउंड, मजबूत ग्राउंड के ऊपर हम केस को आगे लेके जा रहे हैं और हम होपफुल हैं और हम जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। और वो जिद्दोजहद सड़कों पर धरने की सूरत में पुरअमन जिद्दोजहद हो, हमने वो भी की। 22 दिन की तवील जिद्दोजहद की। उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने वह जिद्दोजहद की। अब अदालती जिद्दोजहद भी है। देखें, यहाँ पे वैसे तो हाई कोर्ट्स में 2-2 माह एक केस की बारी नहीं आती, लेकिन इस केस के अंदर जज साहब एक वीक में 2-2 मरतबा इसको सुन रहे हैं और ये आज तीसरी मरतबा इस महीने में, इस वीक में तीसरी मरतबा वो इसको सुनेंगे। तो वो भी इसका जल्द जो है फ़ैसला करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम जिद्दोजहद पर यकीन रखें, आप भी, हम भी, वो तमाम लोग जो एफ़र्ट कर रहे हैं, हमें जिद्दोजहद पे यकीन रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और उसके बाद हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए कि जो भी फ़ैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, अभी तो हाई कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट तक हमने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा उस फ़ैसले तक हम अपने इंशाअल्लाह इस कोशिश को और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो।